आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रियल बेस्ड स्टोरी जहां आपको पता चलेगा कि आंखें न होने पर भी आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। जहां एक तरफ लोग आंखें न होने पर भीख मांगते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं, वहां श्रीकांत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलकर कहते हैं कि मैं देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। जहां श्रीकांत अपने एजुकेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम से, अपने बिजनेस के लिए पॉलिटिशियन जैसे लोगों से लड़ते हैं। जहां श्रीकांत जैसे लोग सिर्फ जॉब ही नहीं करते बल्कि जॉब प्रोवाइड भी करते हैं और वो इस तरह से आम लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल बन जाते हैं। जहां लोगों के पास आंखें होने के बावजूद भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वहां श्रीकांत एक बड़ी कंपनी के सीईओ भी बनते हैं। ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है श्रीकांत जी के जन्मदिन से, जहां उनके पिताजी काफी खुश हो जाते हैं कि उनको लड़का हुआ है। जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की आंखें नहीं है। जहां पर एक पिताजी का सपना होता है कि मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊं, वो सपना टूट जाता है। जहां पर लोगों के द्वारा उसके पिताजी को बोला जाता है कि अगर इस बच्चे को तुम बड़ा करोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी और ये बड़ा होकर भिखारी ही बनेगा, इससे अच्छा तुम इस बच्चे को मार डालो। इसके बाद उसके पिताजी उसे मिट्टी में गाड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसको बचा लेती है और कहती है कि ये जैसा भी है हमारा बच्चा है, मैं इसको पाल लूंगी। फिर कहानी का सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ श्रीकांत बहुत ही होनहार छात्र होते हैं। जहाँ उनके टीचर उसके पिताजी से कहते हैं कि ये असली दुनिया में नहीं है, इसकी असली दुनिया कहीं दूसरी जगह है। फिर उसके पिताजी उसको एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तब वो वहां पर एक देविका नाम की टीचर से मिलता है और वो उसको अपनी माँ मानने लगता है और कहता है कि एक माँ ने मुझे जन्म दिया है और एक माँ ने मुझे अंधेरी दुनिया में जीना सिखाया। वो एक दिन अपने प्रिंसिपल नायडू सर के लिए स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो अपने खाने की समस्या को लेकर वहां के मेंबर्स को बता देते हैं। प्रिंसिपल इस बात से नाराज होकर श्रीकांत को स्कूल से निकाल देता है। स्कूल से निकाले जाने के बाद श्रीकांत को एहसास होता है कि बिना आंखों के लाइफ किस तरह की होती है। जहां उसको कुछ लोग भिखारी समझ रहे थे और कुत्ते उसको काटने को दौड़ रहे थे। फिर जहां उसकी देविका मैडम उसको ढूंढने आ जाती है और उसे अपने घर ले आती है। फिर उसकी मैडम श्रीकांत के घर पर फोन करके बताती है कि श्रीकांत को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब वो मेरे घर रहकर ही पढ़ाई करेगा। फिर उसकी मैडम उसको सारे सब्जेक्ट्स के वॉइस रिकॉर्ड करके दे देती है और वो इसी तरह से पढ़ाई करके हाई स्कूल में 96% ले आता है। जहां श्रीकांत जी का मन साइंस से पढ़ने का होता है, लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ब्लाइंड लोगों को साइंस साइड से पढ़ने की अनुमति नहीं होती, वो केवल आर्ट साइड से ही पढ़ सकते हैं। इस बात से नाराज होकर श्रीकांत इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर देता है, जहां पर उनको 2 सुनवाई में ही कोर्ट के द्वारा साइंस साइड से पढ़ने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, यहाँ पर इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब वो साइंस साइड से इंटर करते हैं और काफी अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। फिर वो अपने कॉलेज जाते हैं और वहां के स्टूडेंट काफी इंप्रेस होते हैं श्रीकांत के टैलेंट से। फिर वो एक दिन कॉलेज में क्रिकेट ग्राउंड पर जाते हैं और मैच खेलते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने इंटरमीडिएट में 98% लाकर टॉप किया है। वो इस बात की बधाई जज साहब को देने जाते हैं, जिनकी वजह से वो इंटर में साइंस साइड से पढ़ पाते हैं। और वहीं पर जज साहब से लीड इंडिया मूवमेंट के बारे में पता चलता है, जहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आने वाले होते हैं। फिर श्रीकांत जी इस इवेंट में जाते हैं। तब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी सभी लोगों से उनके ड्रीम के बारे में पूछते हैं। तो श्रीकांत अपने ड्रीम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं देश का पहला विजुअल चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं कि आप एक दिन देश के राष्ट्रपति बनेंगे। फिर वो मुंबई आ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, जहां वो इंटरनेशनल विजुअल इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद श्रीकांत अपने गाँव आकर अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया हूँ, क्या आप लोग मुझे मैच खेलते हुए देखने आएंगे। फिर उसकी मैडम का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें आईआईटी करने के लिए फिर से उन्हीं सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर मैडम को अचानक से एक ख्याल आता है कि तुम फॉरेन कंट्री में आईआईटी करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है। लेकिन उसके लिए शायद तुम्हें अपना क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें आईआईटी करना है। तो इस पर श्रीकांत कहते हैं कि क्रिकेट मेरा शौक है और पढ़ाई मेरी जरूरत। फिर उनके कुछ इंटरव्यू होते हैं आईआईटी के लिए और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जहाँ उसकी कॉलेज की फीस 65 लाख होती है। पर यहाँ पर उनका एडमिशन स्कॉलर बेस्ड पे होता है, जहाँ उनको 1 रुपए भी देना
नहीं होता। अब वो एयरपोर्ट आता है अपनी फ्लाइट के लिए, जहां उसको फ्लाइट में अकेले ट्रेवल करने के लिए एयरपोर्ट स्टाफ मना कर देता है। फिर वो वहां ट्रेवल करने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप कह दो कि आप मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हो, अगर मैं नहीं गया तो मेरा IIT में एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां पर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। फिर वो वहां के चीफ ऑफिसर को फ्लाइट के बारे में ऐसी ऐसी बारीकियां बताता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती, जिससे कि वो चीफ ऑफिसर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए अलाउ कर देता है और उसे MIT में एडमिशन मिल जाता है और वो खुश भी रहता है क्योंकि वहां उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। और यहाँ पर श्रीकांत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमेशा की तरह श्रीकांत यहाँ पर भी टॉपर था और यहाँ पहुंचने के बाद उसने काफी सारी चीजें सीखी। लोगों ने उसे अपने आप से अलग नहीं रखा। श्रीकांत ने यहाँ पर बेसबॉल का एक रिकॉर्ड भी बनाया। उसने इतनी जोर से बेसबॉल की बॉल को हिट किया था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसके कारण उसकी मैगजीन में फोटो भी छपती है और वो इंडिया में भी काफी फेमस हो जाता है। उसकी ये स्टोरी सुनकर काफी लोग इंप्रेस हो जाते हैं और लोग उसे काफी जानने लगते हैं। फिर हैदराबाद में रहने वाली स्वाति नाम की लड़की श्रीकांत को FB पर मैसेज और रिक्वेस्ट भेजती है। फिर स्वाति और श्रीकांत की काफी बातचीत हो जाती है। स्वाति श्रीकांत को काफी पसंद करती थी। फिर स्वाति भी अमेरिका पढ़ने के लिए चली जाती है। वहां दोनों अमेरिका में मिलते हैं, घूमते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब श्रीकांत का MIT पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और अब वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहता। वो US में रहकर ही जॉब करना चाहता है। तभी देविका मैडम का कॉल आता है तो वो उन्हें सारी बातें समझाता है कि वो यहीं पर रहकर जॉब करेगा क्योंकि इंडिया को मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन देविका मैडम उससे कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर स्वाति जो है कि श्रीकांत को भी समझाती है कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो कि इंडिया में तुम्हारी तरह ही है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो उन्हें आगे बढ़ा सकते हो। ये बात सुनने के बाद श्रीकांत इंडिया के लिए निकल पड़ता है और इंडिया आकर सोचता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर कि देविका मैडम कहती है कि हम उन्हें कंप्यूटर सिखा सकते हैं ताकि वो किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सके। फिर देविका मैडम और श्रीकांत मिलकर एक कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं। यहाँ पर वो काफी सारे ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर भी उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से उनके पास स्टूडेंट नहीं आते हैं और अब कंप्यूटर सेंटर बंद होने की नौबत पे आ जाता है। तब श्रीकांत देविका मैडम को पैकेजिंग पेपर के बिजनेस के बारे में बताता है और कहता है कि अगर कोई भी इन्हें जॉब नहीं दे रहा तो इन सभी को जॉब हम देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें फैक्ट्री चाहिए और ढेर सारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके लिए उसके पास एक बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, जिसके लिए वो एक अच्छी जॉब भी ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। फिर वो अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, पेपर पैकेजिंग, लेकिन उनके इस प्रोडक्ट को लोग मार्केट में पसंद नहीं करते हैं और लोग इस प्रोडक्ट को कचरा बोल देते हैं, जिससे श्रीकांत बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर श्रीकांत को एक इवेंट में बुलाया जाता है। वहां पर वो कलाम जी से मिलते हैं। फिर वो इस बिजनेस के बारे में कलाम सर से बात करने के लिए जाते हैं, जहां पर कि कलाम सर श्रीकांत से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है और कलाम सर श्रीकांत के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो श्रीकांत को 25 लाख का चेक देते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर एक जगह में उन्हें सिर्फ ना ही मिल रही थी। लेकिन आगे जाने के बाद श्रीकांत जो है कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रवि से मिलते हैं। रवि भी जाने माने इन्वेस्टर हैं और वो कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर श्रीकांत रवि को पैकेजिंग पेपर के बिजनेस के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि 25 लाख कलाम सर ने ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर श्रीकांत और रवि मिलकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीदकर बोलेंट कंपनी शुरू करते हैं, जहां पर कि वो रिसाइकिल पेपर को पैकेजिंग पेपर के रूप में बदलते हैं और इस फैक्ट्री में सारे ब्लाइंड लोग काम करते हैं ताकि उन सभी को जॉब मिल पाए और 8,000 रुपए सभी को सैलरी मिलती है। श्रीकांत इस कंपनी के CEO होते हैं और उसे भी 8,000 की सैलरी मिलती है। श्रीकांत की बोलेंट कंपनी बहुत अच्छे से चल रही होती है। हर महीने हर साल श्रीकांत और उसके लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बोलेंट कंपनी धीरे धीरे फेमस होने लगी और कहीं न कहीं इन सब का क्रेडिट रवि को मिल रहा था और शायद ये सारी चीजें श्रीकांत को अच्छी नहीं लग रही थी और श्रीकांत को अपने बिजनेस आइडिया के लिए अवार्ड भी चाहिए था, जो कि उसने सपना देखा था। लेकिन रवि का मानना था कि शायद ये हमें ना मिले, लेकिन श्रीकांत कहता है कि उसे अवार्ड मिलेगा और वो ये करके रहेगा। इसलिए श्रीकांत और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। फिर श्रीकांत और रवि एक और फैक्ट्री खरीद लेते हैं जिसकी कॉस्ट 6 करोड़ थी और वो फैक्ट्री के मालिक
मालिक को 6 महीने के अंदर पैसे चुकाने की बात करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे श्रीकांत के तेवर बदलने लगे थे और वो ना तो देविका मैडम से ठीक से बात करता है और ना ही रवि से, जबकि रवि उसका एक बहुत ही खास दोस्त होता है। श्रीकांत को सिर्फ अब अवार्ड चाहिए था और उसे एक बड़ा आदमी बनना था, इसलिए अब वो किसी भी रास्ते पर जा सकता था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए अब वो पॉलिटिक्स में उतर जाता है, जहां पर कि एक एमएलए श्रीकांत को टिकट देना चाहती थी। देविका मैडम श्रीकांत को समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रीकांत उससे कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे बहुत अच्छे से मालूम है। इतना बोलने के बाद श्रीकांत वहां से चला जाता है। जब वो उस एमएलए के पास पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि ये लोग तो श्रीकांत के अंधेपन की सिंपैथी को लेकर जीतना चाहते हैं और यहाँ पर श्रीकांत की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है। ये देखकर श्रीकांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने दोस्तों और देविका मैडम के सामने वो कोई अंधा नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो उसे साबित किया गया कि वो एक अंधा है। ये सब हो जाने के बाद श्रीकांत देविका मैडम के पास जाता है और उनके सामने बहुत रोता है। वो उनसे माफी मांगता है, जबकि श्रीकांत कभी भी किसी से सॉरी नहीं बोलता था, लेकिन यहाँ पर वो देविका मैडम को सॉरी बोलता है और देविका मैडम भी श्रीकांत को माफ कर देती है। जिसके बाद श्रीकांत रवि के पास जाता है और उसे भी सॉरी कहता है और कहता है कि हमने जिस इंसान से 6 करोड़ लिए हैं हम उसे वो भी लौटा देंगे। अब सब कुछ सही होने लगता है और फिर आखिर में श्रीकांत को स्पेशल कैटेगरी में बिजनेस ऑफ द मैन के रूप में अवार्ड दिया जाता है। श्रीकांत यहाँ पर स्पीच देता है और कहता है कि हम अंधे जरूर है, लेकिन हमें बेचारा और लाचार मत समझिए। हम आपको बेचकर खा जाएंगे। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। आज उसे बिजनेस ऑफ द मैन के रूप में स्पेशल कैटेगरी के रूप में अवार्ड दिया जा रहा है। आज वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपको लगे कि वो एक नॉर्मल कैटेगरी का दावेदार है, तब आप उसे वो अवार्ड दे सकते हैं, तब वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर देगा। तो श्रीकांत की स्पीच सुनकर सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो चुके थे और सभी ने श्रीकांत को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। और इसी के साथ ये फिल्म दी एंड होती है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और सभी लोगों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। फिर वो सम्मान चाहे किसी एजुकेशन में हो या फिर किसी जॉब में या फिर किसी इवेंट में। बाकी अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।